छीनने की साजिश है मुसलमानों की सरकार? जमीन नहीं, मस्जिदें भी छीनने की, मदरसे भी छीनने की, जमीनें भी छीनने की, हर चीज को छीनने। डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जो बिल आया है उसके किन किन प्रकार को हम लोगों के लिए वो नाकाबिल कबूल है और उसमें इतनी ज्यादा नुकसानदेह चीजें हैं, इसीलिए हमारा मुतालबा है कि बिल ही वापस होना चाहिए। सुना आपने जमीयत और पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्षों को कैसे वो वक्फ में सुधार को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बता रहे, आरोप लगा रहे कि सरकार मुसलमानों से मदरसे, उनकी जमीनें, उनकी हर चीज छीनना चाहती है। तो सवाल है कि वक्फ संशोधन बिल के नाम पर जमीयत और पर्सनल लॉ बोर्ड मिलकर क्या उकसाऊ बयान नहीं दे रहे? वक्फ संशोधन बिल फिलहाल जेपीसी के हवाले है। जेपीसी की पहली बैठक भी हो चुकी है, लेकिन इनसे अलग जमीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी बैठक की। बैठक के बाद पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और जमीयत के मुखिया मौलाना अरशद मदनी मीडिया के सामने आए और दो टूक शब्दों में ऐलान कर दिया कि वक्फ में कोई संशोधन मुसलमानों के खिलाफ है और वो इसे स्वीकार नहीं करने वाली। सरकार हमारे मजहब के खिलाफ हर चीज को आगे बढ़कर मजहब की मुखालफत करने के लिए तैयार है। पूरा इलेक्शन इसका सबूत है कि वो बराबर इस्लाम के खिलाफ बोलते रहे हैं। आज भी जो बिल लेकर के आए हैं वो भी इस्लाम के मजहब के खिलाफ है। सवाल है कि जेपीसी की फाइनल रिपोर्ट आने से पहले ही विरोध क्या जेपीसी पर दबाव बनाने का तरीका है? सवाल ये भी कि वक्फ में संशोधन धर्म में दखल कैसे हुआ? सारे मुसलमान हिंदुस्तान के इस पर इसकी वजह से बहुत बेचैन हैं और हम साफ कहना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने इसको वापस नहीं लिया तो हम लोग पूरे मुल्क में कानून के दायरे में रहते हुए तहरीक चलाएंगे और कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज की आखिरी हद तक जाएंगे। रहमानी यही नहीं रुके, बरगलाने के लिए जामा मस्जिद और तिरुपति बालाजी मंदिर तक भी गए। सुनिए। के लिए डॉक्यूमेंट मांगे कि क्यों हम इस बात को तस्लीम करें कि वो मंदिर है, तो क्या ये मुतालबा सही होगा? रहमानी जी, आपका ये आधा अधूरा ज्ञान वाला बरगलाऊ एजेंडा नहीं चलने वाला। जामा मस्जिद में शाही इमाम का पद अभी तक वंशानुगत रहा है, यानी मैनेजमेंट एक ही परिवार के जिम्मे है, जबकि तिरुपति मंदिर ट्रस्ट की देखरेख में संचालित होता है। ट्रस्ट सरकार से रजिस्टर्ड है, इसके सदस्य सरकार चुनती है और इसके सारे कागजात भी सरकार के पास है। जमीयत और पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ में संशोधन को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा तबका खुद वक्फ बोर्ड से पीड़ित है। वो इसमें संशोधनों और इसके असीमित अधिकारों को कम करने की मांग उठा रहा। सुनिए कैसे खुद मुसलमान वक्फ से पीड़ित है। नवाब साहब की दी हुई है, सब चीजें नवाब साहब के हाथ की बनी हुई हैं। नवाब यहाँ के वजीर थे, राजा के वजीर थे, ये राजा ने नजर करी है और नवाब साहब ने ये सारा ये बनाया, ये नवाब साहब के हाथ की बनी हुई है। ये जितनी भी चीजें बनी है नवाब साहब की, वो सब चीजें उन्होंने अपने इसी हिसाब से बनाई है, नमाज के लिए, सबके लिए। ये मस्जिद भी नमाज के लिए बनाई है। वक्फ बिल का विरोध करने वालों की ये बौखलाहट कहीं इसलिए तो नहीं कि वक्फ की आड़ में चलने वाला खेल आगे नहीं चल सकेगा, क्योंकि दिल्ली के खालिदुर रहमान काजी भी वक्फ के ऐसे ही पीड़ितों में से एक हैं, जिनकी जमीन वक्फ को दे दी गई और फिर वक्फ ने इसे औने पौने दामों पर बेच दिया। खालिदुर रहमान काजी 3 पीढ़ियों से कोर्ट में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1970 में बंटवारे के बाद जितनी भी हम प्रॉपर्टियां दी जो मदरसों से रिलेटेड थी और मस्जिदों से रिलेटेड थी और दरगाहों से रिलेटेड थी, वो सब उठा करके मोहतरमा इंदिरा गांधी ने वक्फ बोर्ड को दे दी। वक्फ बिल पर चल रही इस बहस के बीच एमआईएम चीफ ओवैसी पर भी बड़ा आरोप लगा है। आरोप कि वो 3000 करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठे हैं, बल्कि उनके जैसे कई और भी हैं जो दावा तो करते हैं मुस्लिमों की ठेकेदारी का, लेकिन उनकी भलाई का सच कुछ और ही है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है बहुत रिच वक्फ प्रॉपर्टी है। वहाँ पे दो तरह के लोगों ने पिछली सरकारों ने कब्जा किया। एक वो लोग हैं जो पॉलिटिकल हेवीवेट हैं, दूसरे ये हैं कि सरकार के पीछे जो बिजनेसमैन है वहाँ पे एंटरप्रेन्योर है। अभी आपको 35,000 करोड़ का 2 साल पहले एक बड़ी वक्फ की संपत्ति जो है दे दी गई।
और इसमें सरकार इन्वॉल्व है, उसकी जांच भी आने वाली सरकार कर रही है। तो मैं जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं बार बार, वो व्यक्ति पब्लिक डोमेन में है और उसकी लेखा जोखा सरकारों के पास है। वक्फ संशोधन बिल के आने से सबसे ज्यादा मिर्ची उन मौलानाओं को लग रही है जो वक्फ के नाम पर अपनी दुकान चलाया करते थे। वक्फ बिल के आने से सबसे ज्यादा दुखी वो है जो खुद को मुस्लिम धर्म का ठेकेदार बताते हैं। ऐसे में सवाल ये कि अगर ये बिल सरकार के दिए हुए संशोधनों के साथ लागू हो जाता है तो क्या इन लोगों की दुकानें बंद होनी तय है? वक्फ की जो जमीनें नोट छापने की मशीन बन चुकी है, क्या ये खेल बंद हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। आदिल, मैं आपसे शुरू करता हूं और मुसलमानों का हक कैसे छीना जा रहा, क्या भड़काऊ है, उस पर आऊंगा। लेकिन एक बड़ा गंभीर आरोप है, 3000 करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी असदुद्दीन ओवैसी के पास है, बहुत मामूली किराया देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, इसलिए आप लोग वक्फ का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई राकेश भाई, हमारी अपोजिट सरकार है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है जिसके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा है और कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी और पूरी टीम आकर गलियों में, नामपल्ली और हैदराबाद की गलियों में घूमे थे। नरेंद्र मोदी जी रोड शो किए थे, अमित शाह जी रोड शो किए थे, तब भी हमें हरा नहीं पाए। आवाम ने जीता। ये जो झूठा इल्जाम अगर जो साहब लगा रहे हैं उनको बोलिए कि डेफेमेशन का सूट के लिए तैयार रहे। ये मीडिया के सामने कुछ भी बड़बड़ाने का शौक जो है वो दूसरे जगह रखे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर हैं, याद रखिए, हम किसी को छोड़ते नहीं है जो हमें छेड़ता है, इसलिए गलतफहमी नहीं पाले। नहीं, देश के सामने झूठी बातें बोले, हम आदिल जो छेड़ता है उसको छोड़ते नहीं है। इस तरीके की बातें, तो बंदी वाली चीजें और धमकी वाली बातें, सर जो आरोप लगाए उसको जाकर आप कहिए, आपको डिफेमेशन दाखिल करना है वो करिए, जो करना है वो करिए। आरोप लगाए, उस आरोप पर मैं नहीं, आप बोले ना, नहीं तो जो आरोप लगाए, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं, मैंने कहा कि ये आरोप लगा है। आदिल, मैं फिर अपना सवाल आपके सामने रखता हूं और सवाल मेरा ये है कि ओवैसी, हाँ ठीक है, ओवैसी जीत गए, बहुत सारे देश में नेता जीते हैं जिन पर पता नहीं क्या क्या चार्जेस हैं। तो चार्जेस होने के बाद जनता वोट नहीं देगी, ये कहीं होता नहीं है, इसका उलट भी देखने को मिलता है। तो इसलिए जीत गए ओवैसी, ये दलील मत दीजिए। नंबर एक बात है। नंबर दो बात, मैं फिर पूछ रहा हूं, आपके पास क्या इसका लॉजिकल आंसर है कि 3000 करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी, 3000 नहीं 1500 करोड़ कुछ भी है कि नहीं? आप कह रहे हैं कि कुछ भी वक्फ की प्रॉपर्टी किराए पर नहीं दी ओवैसी ने। सर जीरो पैसा है, ये जीरो है। कोई भी चीज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से बात करनी चाहिए, क्योंकि आप राष्ट्रीय प्रवक्ता, आप राष्ट्रीय एंकर हैं और आपका एक ये शो बहुत ही चर्चित है, देश में जाना माना शो है ये। तो इसलिए मुझे आपसे यही गुजारिश है। मैं पूछ तो रहा हूं कि आप ये बोलिए कि 1 रुपए की भी किराए की जमीन ओवैसी ने नहीं ले ली है, बात खत्म। आधार नहीं बनाइए। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। जो कोई चीज नहीं है, कुछ सर कुछ नहीं है। अच्छा। सर कुछ नहीं है, ये झूठ का प्रोपेगेंडा है। ये मुखालिफिन बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, झूठ का प्रोपेगेंडा है। मैं एक चीज राकेश भाई बोलना चाहता हूं। बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ, मैं एक चीज बस बोलना चाहता हूं कि आप बहुत ही सम्मानित बड़े पत्रकार हैं। कल जो छतरपुर में जो घटना हुई है, एक साहेब का जो मकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया, शाहिद साहब का, कांग्रेस के लोगों से आप पूछिए कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और या जीतू पटवारी का घर होता तो पूरा कांग्रेस पार्टी रोती। मुसलमानों, अरे तो थाने पर जाकर पत्थरबाजी करेंगे। नहीं आदिल, ये प्लीज, मैं बार बार कहता हूं, आपको अतीक में मुस्लिम दिखता है, आपको मुख्तार में मुस्लिम दिखने लगता है, ठीक है। आपको उस आदमी में मुस्लिम दिखाई देगा जो थाने पर जाकर पथराव करेगा और घर और कोठी बना लेगा अवैध कब्जा की हुई जमीन पर। सुनिए, तो पुलिस क्या करेगी? जाकर वहां पर फूल माला अर्पित करेगी क्या? अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिरता है और वही अश्र होता है जो छतरपुर में हुआ। तो इसलिए ये मुसलमान वाली दलील मत दिया करिए। बॉस सुन लीजिए, बॉस एक बात बोल, जो आज साहिबे मसनद है वो कल नहीं न होंगे। अरे फिर भाई बात है, नहीं यार, है जाति मकान। हाँ तो ठीक है, सरकारें आती जाती रहती हैं और अवैध निर्माण हर सरकार में बुलडोजर से ही गिरता है। अवैध निर्माण हर सरकार में बुलडोजर से ही गिरता है। चलिए, प्रदीप भंडारी, इनको अतीक में मुस्लिम, इनको मुख्तार में मुस्लिम दिखा था, आज इनको छतरपुर में मुस्लिम दिख रहा है अवैध कब्जा पर करके जमीन। लेकिन मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। सवाल यह है कि आप लोग वक्फ बिल लेकर आए और एक नेक्सस काम कर रहा है कि ये पूरी तरीके से एंटी मुस्लिम है, मुस्लिमों का सरकार सब छीनेगी, मदरसा, जमीन, सब कुछ। पूरा एंटी मुस्लिम कैंपेन है।
ये मदन लाल, ये जो मुख्यमंत्री है ठीक है। मोहनलाल यादव को ठीक है, आप जवाब सुनिए। एंटी मुस्लिम वो कैंपेन है तो परमानेंट ठीक है, उसको पता ठीक है। चलेगा आदिल कि आदिल मुख्यमंत्री आदिल बने। आदिल प्लीज, प्रदीप भंडारी बोलिए। एकदम एंटी मेरा निवेदन है, ये जो AIMIM के सदस्य हैं इनको कहिए कि ये भाजपा के प्रवक्ता बनने का प्रयास ना करें। इनने अपनी बात रखी, मैंने सुना, अब ये शांतिपूर्वक मेरी बात सुन सकते हैं। राकेश जी, टाइम्स नाउ के दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपके शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने मदनी जी के स्टेटमेंट को सुना राकेश जी, और आपकी रिपोर्ट को भी देखा। उसमें गौर करने वाली बात यह है कि ये लोग कह रहे हैं कि ये बहुत भारी मात्रा में मुसलमानों को सड़कों पर लाने का प्रयास करेंगे। ये सोच क्या है राकेश जी? ये वही सोच है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये फोटो अगर आपको याद होगा, जब दिल्ली एंटी हिंदू दिल्ली दंगे हुए थे, जिसपे हाईकोर्ट ने कहा था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है, इसमें मासूमों की जान गई थी और आईबी के ऑफिसर की जान गई थी। मतलब साफ है कि इन सभी लोगों का मकसद यह है कि देश जले और ये मुसलमानों के अंदर एक इम्प्लिसिट फियर की भावना पैदा करे। अगर ये फ्रिंज होता तो मेरे को दिक्कत नहीं होती राकेश जी, पर इसी स्टेटमेंट के अंदर ये क्या कहते हैं? ये राहुल गांधी की तारीफ करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी जैसे नेता संविधान की बात करते हैं। मतलब साफ है कि मुसलमानों में झूठ फैलाने का जो प्रयास किया जा रहा है, या ये कहा जा रहा है कि लोग सड़कों पे आ जाएंगे, मुसलमान सड़कों पे आ जाएंगे, ये वही साजिश है जो एंटी सीए एंटी हिंदू राइट्स के वक्त हुई थी, जो सीए में दिल्ली राइट्स जिसमें जले थे। अब मैं कहता हूं ये वक्फ की बात करते हैं। ये है 1500 साल पुराना मंदिर। मुझे बताइए कि इस पे वक्फ ने अपना राइट करा था, क्या सवाल नहीं होना चाहिए कि इस पे कैसे हो सकता है? ये है आईटीसी का होटल, क्या सवाल नहीं होना चाहिए कि ये कैसे वक्फ की प्रॉपर्टीज में क्लेम कर सकती है? ये है दूसरा आईटीसी का होटल, क्या नहीं होना चाहिए? ये है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, क्या इस पे सवाल नहीं होना चाहिए कि वक्फ जो है वो इसको किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है? तो सवाल यह है कि संविधान के अंदर अगर कोई भी संविधान को पढ़ेगा या पहला वक्फ एक्ट पढ़ेगा, उसके अंदर वक्फ कोई एक लैंड माफिया के रूप में नहीं था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी उसमें साफ था कि वक्फ जो है उसके तहत एक लैंड माफिया बनने का प्रयास किया था, जिसमें गरीब मुसलमानों का कोई फायदा नहीं हुआ था। तो आज ये जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ये मुसलमानों के विरुद्ध है, ये महिलाओं के विरुद्ध है। और ये सोच आदिल बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जब राजीव गांधी बोलिए आदिल, बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की बात, प्रदीप भंडारी सुनिए एक बार आदिल को, फिर जवाब दीजिए। 10 सेकंड में बात कंप्लीट करूंगा। जब महिलाओं की बात करी थी, 10 सेकंड में को बात कंप्लीट। अच्छा ठीक है पूरी करिए। जब महिलाओं की बात करी थी सुप्रीम कोर्ट ने, राजीव गांधी की सरकार ने वो बिल को हटाया था और गरीब मुसलमान शाहबानो वो तड़पती रह गई इंसाफ के लिए। तो ये मुसलमान विरोधी। ठीक है प्रदीप भाई रुक जाइए, रुकिए, अब बोलिए आदिल, बोलिए। राकेश भाई, पटेल आंदोलन, गुजर आंदोलन, मराठा आंदोलन इस देश में हुआ और जबरदस्त रेल की पटरी, ट्रेन को जलाया गया, अग्निवीर में ट्रेन को जलाया गया। बतलाइए कहां भाजपा ने बुलडोजर और घर चलाया है? औकात है तो भाजपा के नेता से पूछिए कि बतलाए। ये प्रदीप भंडारी कल तक एंकरिंग करता था, ये भाजपा का प्रवक्ता बन गया, क्या ये प्रदीप भंडारी जानेगा? बतलाए। गुजर आंदोलन, पटेल आंदोलन, मराठा आंदोलन, आदिल सुनिए, आदिल एक मिनट प्रदीप भंडारी आ रहा हूं, आदिल हसन एक मिनट सुनिए आदिल हसन, अरे आदिल आपको एक मिनट दूंगा, रुक जाइए पहले। आदिल हसन प्लीज, आपको प्रदीप भंडारी को जो कहना हो कहिए, लेकिन एक मर्यादा के दायरे में शब्दों का किस तरीके से चयन करना है वो ध्यान रखिए। प्रदीप भंडारी कल क्या करते थे, आज क्या कर रहे हैं? आप जिन लोगों के साथ बैठे हुए हैं और जिन पार्टियों के साथ में हैं, कई सारे उसमें ऐसे नेता हैं जो कल तक पत्रकारिता कर रहे थे और जाकर उसके बाद नेतागिरी करने लगे। तो कल क्या कर रहे थे मुझे उससे मतलब नहीं है। खैर प्रदीप भंडारी चाहे तो जवाब इसका देंगे। राकेश भाई, हाँ राकेश भाई मेरा सवाल, राकेश भाई आपका सवाल नोटिस हो गया, जवाब सुन लीजिए आदिल। अपोजिशन से और कांग्रेस पार्टी से। राकेश जी मैं जवाब नहीं दूसरी सवाल है मेरा। अच्छा प्रदीप उनका दूसरा सवाल भी सुन लीजिए उनका दूसरा सवाल एक साथ जवाब दीजिए। पटवारी का होता तो आज आवाज उठाता, लेकिन मुसलमान का घर है तो आज राहुल गांधी के मुंह में चुप्पी धरी है। ठीक है, और राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो सर राहुल गांधी से जाकर पूछिए ना, आदिल हसन राहुल गांधी से जाकर पूछिए। फिलहाल अब आपने जो प्रदीप भंडारी से पूछा था उसका जवाब सुनिए। आप रुक जाइए आदिल प्लीज बोलिए प्रदीप भंडारी। ये बीजेपी की सरकार से, अरे रुक जाइए आदिल प्लीज भाई, रुकिए, सुना। देखिए राकेश जी मेरे संस्कार और मेरी प्रवृत्ति जिस निम्न स्तर की भाषा आदिल जी प्रयोग कर रहे हैं, उस निम्न स्तर की भाषा पे मैं नहीं जाना चाहता। इनके लीडर असदुद्दीन ओवैसी उनको शायद इसी तरीके की भाषा सिखाते हैं, क्योंकि इनके नेता कहते हैं कि 15 करोड़ बता देंगे 100 करोड़ को।
तो मैं इनके ऊपर नहीं जाना चाहता, डिबेट मेरे ऊपर नहीं है, देश की जनता देख रही है। मेरा सीधा सवाल है कि अगर मुसलमानों का भला असदुद्दीन ओवैसी ने करा तो मैं ओपन चैलेंज देना चाहता हूं, अगर आदिल हुसैन के पास 100 करोड़ रुपए होंगे तो क्या वो असदुद्दीन ओवैसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जहां मुसलमान पीड़ित हैं वहां जाके घर लेंगे कि जोरबाग के अंदर घर लेंगे? ये सब के सब लोग मुसलमानों के ऊपर भय का मादक करते हैं, गरीब मुसलमानों का हक छीनते हैं और ये बात करेंगे संविधान की। ये सब के सब लोग, इंडिया अलायंस के, असदुद्दीन ओवैसी, तमाम लोग मुसलमान विरोधी है। मेरा सवाल बताइए, क्या महिलाएं होनी चाहिए कि नहीं वक्फ बोर्ड के अंदर डिसीजन लेने में होनी चाहिए? ये महिलाओं का विरोध करते हैं। क्या गरीब मुसलमान बाकी नहीं होना चाहिए, पसंद नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, इनका विरोध करते हैं। अरे संविधान तक का विरोध करते हैं, 1954 के वक्फ एक्ट का विरोध करते हैं। तो ये निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करे, मुसलमान समाज के विरुद्ध है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, उनके पास एक तथ्य का जवाब। ठीक है, आदिल आऊंगा। मैं 2 राउंड आप लोगों के पास हो लिया, 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं। मुसलमान नहीं आदिल प्लीज 30 सेकंड के चक्कर में फिर डिबेट नहीं, फिर मुझे प्रदीप भंडारी पर जाना पड़ेगा। रुक जाइए ना उसका रिप्लाई लेने के लिए, एक मिनट रुक जाइए आदिल प्लीज, मैं आपको समय दे दूंगा। उस पर नहीं बोलेंगे, अच्छा रियलिटी ओवैसी साहब पर बोलेंगे। बोलिए 20 सेकंड, बोलिए 20 सेकंड बॉस। बोलिए। बस मैं ओवैसी साहब के बारे में आपको बता दूं कि अकबर ओवैसी साहब 18,000 बच्चे को फ्री में पढ़ा रहे हैं और 6,000 बच्चियां को फ्री में पढ़ा रहे हैं। ठीक है। उतना हिंदुस्तान में कोई भी बच्चों को फ्री में पढ़ाओ, बड़ी बड़ी कोटियां लेके 100 करोड़ रुपए अगर आएंगे तो दिल्ली के जोरबाग में क्यों आते हो? दिल्ली के जोरबाग में क्यों आते हो? अपने मुसलमानों की स्थिति को देखो और 15 करोड़ को 100 सड़क पे लाने की बात करते हो और पीछे से टैसिड अलायंस राहुल गांधी के साथ में करते हो। ठीक है, प्रदीप भंडारी जानते हो? अब रुक जाइए प्लीज आप दोनों लोग अब नहीं बोलेंगे। आप मुझे आजारी साहब के पास जाने दीजिए। रुक जाइए, रुकिए। मैं 2 इंसिडेंट्स कोट करता हूं। आजारी जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। अरशद मदनी आ गए, कह रहे हैं कि ये तो सब कुछ छीन लेंगे, मदरसा जमीन सब कुछ छीन लेंगे। एक जयपुर में मस्जिद है नगामिया, शायद आपने रिपोर्ट देखी होगी, रिपोर्ट में हमने उस बात का जिक्र किया है। 200 सालों से अधिक समय से एक परिवार वहां पर रह रहा था, मुसलमान परिवार था, और मुसलमान परिवार चीख कर कह रहा था कि यह वक्फ बोर्ड किसी काम का नहीं है। वक्फ बोर्ड को इतने असीमित अधिकार क्यों दे दिए गए? इसने हमारी वो जगह छीन ली जो 200 सालों से हम यहां पर रह रहे थे। तो ये कैसे मुस्लिमों के हित वाला ये वक्फ बोर्ड हो गया? क्यों इसमें सुधार की नहीं जरूरत है? देखिए, मौजूदा हुकूमतों का रवैया कायराना है, जालिमाना है और इनके पास कायरता के सिवा है भी नहीं कुछ। जितने वक्फ बोर्ड हैं, जिस सूबे में है, जहां जहां हैं, सारे वक्फ बोर्ड सरकारों के मातहत हैं। ऐसा नहीं कि कोई मुसलमान फ्री होकर के चला रहा है उसको। जितने चेयरमैन और जितनी कमेटियां बनती हैं सब सरकार के अधीन होती है और सरकार के अपने जो चमचे होते हैं, सुन लो, पहले आप सुन लेना मेरी बात। जितने वो होते हैं चमचे होते हैं मलाई खाने वाले, वो चेयरमैन बनाए जाते हैं और उन्हीं में से वो होती है, कमेटी होती है। इसलिए ये अल्लाह की जमीनें हमारे नजदीक, ये वक्फ की जमीनें हैं। ये जिस तरह से, अरे तो आज तक आजारी जी जो कह रहे हैं अल्लाह की जमीन हो गई, वक्फ की जमीन हो गई, तो वो मुसलमान के खिलाफ कैसे हो गई भाई? ये तत्कालीन महाराजा ने हजरत मिस्कीन शाह को तोहफे में दी थी, उसके बाद से 200 साल से उनका खानदान रह रहा था, आज उनके खानदान को उठाकर बाहर फेंक दिया और कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के हित की बात है। सुनो ना, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सरकार के अधीन होता है। अरे सर ये दलील मत दीजिए, ना ये आपकी नहीं सुबह, ये बहुत पुरानी दलील है, लेकिन ये कैसे एंटी मुस्लिम है और ये हजरत मिस्कीन शाह के खानदान को ही बेदखल कर दिया और ये कह रहे हैं कि भाई ये मुसलमानों के हित के खिलाफ है ये बिल। चलिए सुबह, आपका ये रोल अच्छा नहीं है सर। मेरा रोल अच्छा हो या ना हो आपकी नजर में मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा रोल सच्चाई के साथ है और मैं उसी तरीके से अपना रोल निभाता हूं, तो मेरा रोल कोई मत सिखाया करे प्लीज। सुबह परेशानी आ गई सामने। राकेश जी, इनकी आवाज कम करवा दीजिए, मैं चिल्ला नहीं पाऊंगी प्लीज। नहीं बोलिए, किसी की आवाज डाउन नहीं होगी, आप बोलिए, आपकी आवाज जारी होने यार। जी राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात दोबारा कहना चाहती हूँ कि समाज और राष्ट्र किसी भी राजनीतिक दल से बहुत बड़ा होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुसलमान भाई बहन भी भारत का वैसा ही हिस्सा है जैसे कि और दूसरे समाज के लोग हैं। लेकिन कोई भी चीज अगर मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, उनको ये बेवकूफ बना के कि आपके हित की बात है,
तो कोई भी समाज का भला चाहने वाला व्यक्ति ये सोचेगा कि नहीं, उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। मेरा बेवकूफ तो ये लोग नहीं बना सकते, क्योंकि मैं इनके समाज से ही आती हूँ। वक्फ बोर्ड के मेंबर्स भी, वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन्स भी, कुछ मेरे दोस्त भी हैं, कुछ मेरे दुश्मन भी हैं, तो मुझे सारी चीजें पता हैं। आप जो अभी कह रहे थे कि सरकारों के अंडर होते हैं वक्फ बोर्ड, आप मुतवल्ली वक्फ बोर्ड के किस तरह से प्रॉपर्टीज खुर्द-बुर्द करते हैं, और जब से सरकार ने वक्फ बिल की बात करी है तब से कितनी स्पीड से वक्फ प्रॉपर्टी बेची जा रही है और इधर उधर करी जा रही है, ये किसी से नहीं छुपा है। सिस्टम में बैठा हुआ व्यक्ति जानता है। मैं बहुत सालों से चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मुसलमानों के नेता बनते हैं, वो मुसलमानों का हक मारते हैं, वो मुसलमान बच्चियों के साथ शोषण करवाते हैं, गरीब मिस्कीन यतीमों की उनको कोई चिंता नहीं है। 3 जनरेशन पहले तक इन ओवैसी साहब के खानदान में हीरो कुक चलाया करते थे। आज आप हैदराबाद से लेके एयरपोर्ट तक जाएंगे ना, एयरपोर्ट तक अगर आप जाएंगे तो इतने बड़े बड़े महल खड़े हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के, जैसा कि आपने ही बोला 3000 करोड़ से ज्यादा वक्फ नहीं, मैंने नहीं बोला, जावेद अहमद साहब ने आरोप लगाया है, उनकी बात मैंने रखी। आश्रम करके जी राकेश जी, ये जावेद अहमद साहब कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये एक सच्चाई है। अच्छा, कि मुसलमान समाज सुबह ठीक है, मैं आऊंगा इस पर लौट के। आदिल आप जवाब भी दीजिएगा, लेकिन उससे पहले 30 सेकेंड आलम रिजवी आपको, कि भाई ये बिल जेपीसी में है, सभी पार्टियों के सांसद उसमें है, एक बार जेपीसी की फाइनल रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद फिर चर्चा करिएगा। लेकिन उससे पहले क्या तो आंदोलन कर देंगे, उससे पहले कोई कह रहा है शाहीन बाग खड़ा कर देंगे, उससे पहले कोई कह रहा है कि सड़क पर हम उतरेंगे, फिर देखिएगा। ये क्या बात है? ये भड़काने वाली बात है कि नहीं है? नहीं, इसमें भड़काने वाली क्या बात हो गई, हमें ये बता दीजिए। क्या ये डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना, सरकार से मांग करना, तो आपको जेपीसी पर भरोसा नहीं है? कब से हो गई बीजेपी? आलम रिजवी, फिर आपको जेपीसी पर भरोसा नहीं है? अरे मुझे 30 सेकंड भी आप नहीं देंगे तो कैसे? नहीं, मैं दूंगा, आप ही के पास हूं, कहीं और नहीं जा रहा हूं। भी अगर तो आपको जेपीसी पर भरोसा नहीं है? भाजपा नहीं, जेपीसी पे भरोसा है नहीं है वो सब ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी है तो इसे भड़काने वाली बात क्या हो गई? क्या जरूरी है कि हर चीज हो जाए? और मैं एक चीज कहता हूँ, शक इसलिए है, देखिए कि 72 लोगों की मिनिस्ट्री बनती है, मोदी सरकार बनाती है, लेकिन उसमें एक भी मुसलमानों को नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा गया? आप ये बताइए। ये मिनिस्ट्री कैबिनेट एक्सपेंशन पर थोड़ी नहीं चर्चा कर रहे हैं आलम रिजवी, फिर मैं बीच में आऊंगा तो आप कहेंगे मैं बोल रहा हूँ। और मैंने आपको उदाहरण दिया कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, जेपीसी में है, फाइनल रिपोर्ट आ जाने देते, सड़क से कानून बनेगा इस देश में कि संविधान से और संसद में बनेगा कानून? मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ, प्लीज। I want to give one example here. ठीक है, एक मिनट, सुबह ठीक है। राकेश जी, प्रदीप भंडारी कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, पहले उनकी बात 30 सेकंड, फिर मैं आदिल, आप वही की बात का जवाब दीजिएगा उसके बाद। सुबह 1 मिनट हो गया। यात्रा के यहाँ तक पहुँच गई क्या? यार ये प्रोटेस्ट नहीं करते, लेकिन मैं 2 बात कहना चाहता हूँ बस 30 सेकंड में राकेश जी। बात प्रोटेस्ट करने की नहीं है, इनको न्यायपूर्वक प्रोटेस्ट करना है तो कोई इशू नहीं है। दिक्कत यह है कि जब लास्ट में इनने प्रोटेस्ट किया था, यही सोच से दिल्ली के दंगे हुए थे। मेरा सीधा सवाल है राकेश जी, आपकी डिबेट का मूल आधार क्या, आरोप हम पे क्या है कि क्या ये बिल मुसलमान विरोधी है? मेरा सीधा सवाल है आपके पैनल से, क्या एक एक पैसा जो इस्तेमाल किया जाएगा, बिल को पढ़ लीजिए, क्या वो मुसलमानों के हित के लिए किया जाएगा, हाँ या ना? और मेरे सीधा सवाल का जवाब बता दीजिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ आपके थ्रू राकेश जी कि क्या वक्फ का जो अभी कानून बनने वाला है, जो ड्राफ्ट बिल है, उसमें एक रुपए जो है, क्या वो वक्फ के बोझ से मुसलमान समाज के हित के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? बोलिए आदिल, पैसा मुसलमान समाज, बोलिए आदिल, 30 सेकंड और देता हूँ, फिर तो वही आऊंगा। एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? चलिए आदिल बोलिए। अरे रुकिए आलम रिजवी, रुकिए। राकेश भाई सुबुही को बोलिए अनर्गल बातें नहीं करें। हर कुछ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाजाप्ते कोर्ट अपने शपथ में एफिडेविट देता है। अब महंत रामगिरी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, इसलिए प्रोटेस्ट हुआ था, और उस गरीब का घर जो बुलडोजर से चला, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम सुप्रीम प्लीज आदिल, मैं एक तो आपको बता रहा हूं कि आपके छतरपुर पर मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं। नहीं आदिल सुनिए, मैं आपके छतरपुर पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। वो प्रदर्शन क्या था, क्या वजह थी, मैं उस पर जाना ही नहीं चाहता हूं। भाई आपने सुनिए, आप प्रदर्शन करेंगे तो थाने पर पत्थरबाजी करेंगे। अवैध जमीन पर वो कोठी बनी हुई थी, गिर गई, तो आगे बढ़िए। आप जवाब देना चाहते हैं तो आगे जवाब दीजिए। उसको जानकारी सुधार, ये इनका प्रदर्शन
जानकारी सुधार करे, सुबोही को जालिमों के जुल्म के खिलाफ बोलने की ताकत नहीं सब कुछ डालता है। राकेश जी, मैं एक किसी उदाहरण के देना अनर्गल- चाहती एक मिनट सुबोही रुकिए। सिर्फ मुसलमानों को देना है आपको। जानकारी कुछ रहता नहीं है, कुछ भी इसके आदिल सुनिए ना, आदिल एक मिनट, सबकी आवाज डाउन करिए, रुकिए। आदिल सुनिए, आपने इशारा किया, मैं आपके पास आया, सुबोही और प्रदीप भंडारी की जो बात पर आपको क्रॉस करना था वो क्रॉस करते भाई। वो जगह, वो कोठी अवैध जमीन पर बनी हुई थी, नंबर एक बात है, गिर गई, अवैध कब्जा बुलडोजर से ही गिरता है, ये कोर्ट में भी ये बात सामने आई थी, तो उधर मत जाइए, डिबेट को डिरेल मत करिए, आगे बोलिए, मैं 10-15 सेकंड और आपको देता हूं। सर राकेश भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं है। मेरा यही कहना है कि जो भी चीज है, वक्फ बोर्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, उसका चेयरमैन और वो एक सरकार के अधीनस्थ है, जो वक्फ ट्रिब्यूनल है वो उसको चीफ जस्टिस अपॉइंट करते हैं, सीओ स्टेट सरकार का होता है। उसी तरह एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे तो क्या उसका स्टेटस खत्म किया जा रहा है? जबरदस्ती पूजा के लिए मध्य प्रदेश में बोला गया, डीएम ने रोका, डीएम का तबादला हो गया। डीएम तो सरकार का गुलाम होता है, जो स्टेट सरकार नहीं वो डीएम कलेक्टर वाली थ्योरी में लेकर मत आइए। आदिल प्लीज समझा करिए भाई। में किसने मूर्ति लगवाया? हाँ आ गए, मुझे पता है कि आपका दर्द क्या है, आप बाबरी पर ही जाकर रुकेंगे और इसीलिए कह रहा हूं भड़काना चाहते हैं आप। तो वही 10-15 सेकंड फिर प्रदीप आपके पास आऊंगा, रुको जी बोलिए। सरकार का गुलाम होता है। राकेश जी मैं एक इंपॉर्टेंट उदाहरण देना चाहती हूं, मुझे अनइंटरप्टेड समय दे दीजिएगा, चाहे पूरी डिबेट में मत बुलवाइएगा। जी राकेश जी, देखिए, मुझे इन मौलानाओं से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं मुस्लिम समाज के बच्चों और युवाओं को एक उदाहरण बताना चाहती हूं कि किस तरह से ये लोग नैरेटिव क्रिएट करते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है। अभी कुछ समय पहले हमने सुना था ना कि हल्द्वानी में मुस्लिम समाज के कुछ लोगों के घर हटाए जा रहे थे, रेलवे की जमीन पर हजारों की तादाद में गरीब मुसलमानों को बसाया गया था जानबूझ के। जब रेलवे को जमीन की जरूरत पड़ी तो नेचुरली उनको वहां से हटाना था। वक्फ के पास डिफेंस और रेलवे के बाद थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी है भारत में। इतनी जमीन होने के बाद जो गरीब मिस्कीन यतीम मुसलमानों के काम आनी चाहिए, फिर भी वो हजारों की तादाद में। प्रदीप भंडारी, समय नहीं है, सिर्फ 10 सेकंड एक क्लोजिंग रिमार्क। ये असल दर्द है बाबरी वाला, वो बार बार सामने आता है और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये भड़काने वाली बात है। सिर्फ 10 सेकंड प्रदीप भंडारी। मैं राकेश जी मैं कहना चाहता हूं कि ये सब झूठ फैला रहे हैं, इनने जवाब नहीं दिया। एक एक पैसा मुसलमान समाज के लिए इस्तेमाल होगा, इनको दिक्कत है कि इनके परिवारों से पैसा जा रहा है। दूसरी बात, असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के नेता कैसे हो गए? अरे उत्तर प्रदेश में जमानत जब्त हो जाती है, बिहार के अंदर 5 सीट से ऊपर नहीं आती। ठीक है, चलिए ये पॉलिटिकल डिबेट आगे बढ़ेगी, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक मिनट हमारे साथ बने रहिए, ये डिबेट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी अपनी बात पूरी करिए। मैं सीधी बात कह रहा हूं, मेरे एक सवाल का जवाब दिलवा दीजिए इनसे। थोड़ा पढ़ लिख के कम आते हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस और एक लॉ में क्या फर्क होता है। इनको कुछ नहीं पता कि पार्लियामेंट कौन सा लॉ पास करता है, कौन सा संविधान में होता है। मेरा सवाल छोड़ दीजिए, डिबेट मेरे पे करना है तो 1 घंटे अलग से डिबेट कर लेंगे, इनको बुला लीजिएगा। मेरा सीधा सवाल है, क्या वक्फ एक्ट जो ये ड्राफ्ट एक्ट है जो जेपीसी में गया है, क्या इसका एक एक पैसा मुसलमान समाज के लिए इस्तेमाल होगा कि नहीं? हाँ या ना, इसका जवाब दे दीजिए मुझे सिर्फ इसका जवाब दिलवा दीजिए। एएमएम के जो थोड़े से आधे पढ़े लिखे व्यक्ति है, इनसे सिर्फ जवाब दिलवा दीजिए हाँ या ना। नहीं, और एक चीज मैं आदिल इसमें और ऐड कर देता हूं, आदिल इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं कि ये गजब बात है कि हर चीज में आपको बाबरी घुसा देना है। उसके बाद मैं आपसे कहूं कि आप भड़काना चाहते हैं तो आप कह रहे नहीं भाई हम तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। राकेश भाई, मध्य प्रदेश में कलेक्टर ने एएसआई के जगह पर पूजा करने से रोका, उस कलेक्टर का रातों रात ट्रांसफर हो गया। ये एक सच्चाई है बॉस, 1 हफ्ता पहले की बात है। बॉस, अभी मध्य प्रदेश में कलेक्टर ने क्या किया नहीं किया उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं बॉस। आपसे मैंने पूछा, ये सच्चाई है, कलेक्टर ने। आदिल भाई, मैंने आपसे पूछा कि अगर अभी वक्फ पर चर्चा चल रही है, सुनिए आदिल सुनिए, अभी अगर वक्फ पर चर्चा चल रही तो आप जो है बाबरी चले गए। हाँ बोलिए। तो आपको बाबरी पर जाने की क्या जरूरत थी? आप छतरपुर चले गए, छतरपुर पर जाने की क्या जरूरत थी? आपको हर जगह मुस्लिम दिखने लगता है, तो ऐसे नहीं चर्चा चलती है। इसलिए कि आपको बता रहे हैं, आप राष्ट्रीय एंकर हैं, आप राष्ट्रीय एंकर हैं, राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है। हमारी ज्यादती, हम पर ज्यादती होगा, जुल्म होगा तो राकेश भाई हम आपको नहीं बोलेंगे, किसके सामने बोलेंगे? अच्छा, इतनी बड़ी घटना तो मतलब राम मंदिर बन गया, अभी तक आपको जुल्म लग रहा है? आदमी का घर, आदिल, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, ये अभी तक आपको जुल्म लग रहा है? सवाल का जवाब नहीं दे पाए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। नहीं, छतरपुर की घटना को बोल रहा हूं,
अरे तो जाइए कोर्ट में चैलेंज करिए ना, और अगर गलत साबित हो जाए तो सरकार से मुआवजा ले लीजिए। एकदम चैलेंज। ये आपको फ्री की एडवाइस है। आपके पार्टी के सर्वे सर्वा बहुत बड़े वकील हैं, तो चले जाइए सर कोर्ट में। तो यहां पर आकर ऑन एयर टाइम को खोटा नहीं करते हैं। चलिए राकेश जी, ये हमारा संविधानिक एक अधिकार है। मिनट आचार्य जी की बात आधी रह गई थी, मैं फिर आचार्य जी के पास जा रहा हूं। आचार्य जी मैं आपको 1 मिनट सर अनइंटरप्टेड दूंगा, कोई बीच में नहीं आएगा। पीसीआर इस बात का ध्यान रखिए। मैं फिर आपको, लेकिन चैलेंज एक है कि आप जयपुर के उस 200 साल से वहां पर रह रहे हजरत मिस्कीन शाह के खानदान के बारे में बोलेंगे। आप बोलेंगे दिल्ली से एक रिपोर्ट आई थी, खालिदुर रहमान काजी है और इनका दावा है कि आईटीओ के पास खसरा नंबर 242 की 360 बीघा जमीन इनके बाप दादा की रही है, उनको बेदखल कर दिया। आप इस पर बोलिए, 1 मिनट आपको कह रहा हूं, कोई बीच में नहीं आएगा, लेकिन इसी पर बोलिए। आपको सच सुनने से डर ना लगे तब बोलूंगा। नहीं बोलिए, आप इन्हीं दोनों उदाहरणों पर बोलिए। मुझे सच से डर नहीं लगता है। आप तो ये भंडारी के लिए बैठे हो। अरे प्लीज टैगिंग मत करिए अजहरी, प्लीज टैगिंग मत करिए सर, प्लीज टैगिंग मत करिए। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, लेकिन इधर उधर की बात नहीं। हजम क्यों नहीं हो रही? छतरपुर के नाम से घबरा क्यों गए आप? मैं नहीं घबरा गया। अरे मैं उधर चला जाऊंगा तो आप नहीं बोल पाएंगे अजहरी। अवैध कब्जे पर जमीन, अवैध जमीन पर आप अवैध जमीन पर कोठी बना लेंगे और उसके बाद कहेंगे वो गिरे नहीं। सरकार को रडार पर आ गया वो नेता, रडार पर आ गया। सुनिए अजहरी, वो नेता रडार पर आ गया जब उसने थाने पर पथराव कर दिया, पत्थर बरसा दिए, तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लिया गया। पता चला कि ये घर अवैध जमीन पर बनी है, गिरा दिया बुलडोजर से। अभी भी आपको लग रहा है कि जमीन उसी की थी, अवैध कब्जा नहीं था, तो कोर्ट चले जाइए। और लगा कि गलत तरीके से गिरा तो उसका मुआवजा ले लीजिए। बस घर दुकान किसी का तोड़ दो, किसी की इबादत तोड़ दो, तो वही कोर्ट में मैंने 1 मिनट अनइंटरप्टेड चैलेंज दिया था हाफिज नूर अहमद अजहरी को कि आप जयपुर के उस परिवार और दिल्ली के इस परिवार पर बोलिए, लेकिन ये बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और कहते हैं कि मैं मुस्लिमों की ठेकेदारी करता हूं। सरकारों के अधीन है सब। जी हिम्मत है तो राकेश जी, सबसे खुशी की बात तो ये है कि इन लोगों की जो दुकानदारी चलती थी, अरे इनको पहले चिल्लाना बंद करवाइए। नहीं बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। खुशी मुझे इस चीज की हो रही है कि जो इन नेताओं की दुकानदारी चलती थी, मुसलमानों के नाम पे जो दुकानों के शटर खोल के बैठे थे, वो अब बंद हो रहे हैं। हम सिंपल सी बात ये कर रहे हैं कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जिसपे वक्फ माफिया बैठा है, वो वक्फ प्रॉपर्टी जहाँ अपने मस्जिदों के नीचे दुकानें और मार्केट खोल रखी है, वो वक्फ प्रॉपर्टी जहाँ पे मौलाना साहब अपनी लिव इन पार्टनर के साथ रहते हैं, खुद मेरी देखी हुई बातें हैं भैया। वो वक्फ प्रॉपर्टी जो बेचारे जरूरतमंद, गरीब, मिस्कीन, यतीमों के काम आनी थी, उन पे आप लोग हक जमा कर बैठे हैं। आप लोग रेलवे की जमीन पे मुसलमानों को बसा देते हैं, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी पे आप खुद कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। अगर उस पे सरकार का कंट्रोल होगा या रेगुलेशन होगा या जो चीज, ठीक है आदिल बोलिए, शार्प 20 सेकंड आपके पास आएगी, तो आप लोगों को ठीक है आदिल शार्प 20 सेकंड। मुसलमानों की बात है, लेकिन जो पीड़ित मुसलमान है वक्फ बोर्ड से, उस पर आप नहीं बोलते, आपकी पार्टी के नेता नहीं बोलते। 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिएगा। नहीं, हमेशा हम आपसे यही गुजारिश करते हैं। अकबर ओवैसी साहब ने विधानसभा में सरकार के समक्ष एसआईटी बनाने की बात की थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, जितनी भी वक्फ की इंक्रोचमेंट है उसको हटाइए। एक बहुत बड़े देश के बहुत बड़े व्यापारी, बिजनेसमैन, उनका आलीशान घर वो वक्फ की जमीन पे बना है। फिर वहीं पर आ गए आप। अगर इतना ही भारत सरकार नहीं फिर आप उसी प्रोपेगेंडा पर आ गए। हमें जमीन दिलवा दे, ठीक है, वो जमीन का पैसा दिलवा दे। बात है सर, इस देश की सच्चाई है हमारी। प्रदीप भंडारी, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, इसलिए इसका विरोध नहीं हो रहा, या फिर क्या वजह चलेगा? 20 सेकंड राकेश जी, रुकिए आदिल भाई, मेरे पास समय नहीं है, सिर्फ 20 सेकंड है, उसके बाद क्लोजिंग है। राकेश जी देखिए, राकेश जी इनको बोलिए मद्रासा में या नहीं बोल रहे हैं, टीवी स्टूडियो में बोल रहे हैं, इनको बोले शांत रहिए। राकेश जी, अगर इनका बस चलेगा तो टाइम्स नाउ के स्टूडियो में भी वक्फ का लैंड क्लेम कर लेंगे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है प्रदीप भंडारी। वक्त इतना ही है, मैं सबको रोकता हूँ, सबको रोकता हूँ, वक्त इतना ही है।